हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसकी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको पता रहे कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन सर ने कराया था। साथ ही साथ हम लोग इसका इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठो ना तो आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना ताकि उनको भी इस तरीके से आसानी से पढ़ने का मौका मिल सके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। साथ ही हमने अभी अपनी एप्लीकेशन बनवाई है जिसमें अभी पूरी गर्मी की छुट्टी भर ना फ्री में कोर्स चलेगा, तो वो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लो ताकि आप फ्री में जो बहुत महंगे कोर्स होते हैं 1000 रुपये के, वो कोर्स आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे कि सैम्पल पेपर हो गया या फिर हमारा सिलेबस हो गया इस साल के लिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए हमारे एप्लीकेशन को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बिना और सीखते हैं कि क्लास 9th मैथ में जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं पेन ले लेता हूँ, पेन का कलर मैं व्हाइट रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से देखने को मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुपद, इसको हिंदी में ना बहुपद कहा जाता है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुपद, इसको हिंदी में कहते हैं। अब बहुपद का मतलब क्या है? बहु मतलब सास बहू वाली बहु नहीं ना, बहु मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि दो या दो से अधिक या फिर एक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं एक टर्म ले रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन पढ़े हो ना पिछले साल क्लास 8 में, बस उसी को इजी लैंग्वेज में पॉलिनोमियल यहाँ पे नाम दे दिया है। जैसे कि हमारा 3x ये एक पॉलिनोमियल है, हमारे पास 2x प्लस में 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हमें दिया हुआ है 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, किसी में स्क्वायर लगा होता है, कोई सिंगल होता है ना, कोई डबल होता है, कोई ट्रिपल होता है ना। जैसे फैमिली में होता है ना, कोई सिंगल फैमिली, कोई डबल फैमिली, कोई ट्रिपल फैमिली, उसी तरीके से पॉलिनोमियल भी होते हैं। तो इनका अलग अलग टाइप से इनका नाम भी दिया गया है। कैसे नाम दिया गया है ये हम लोग वो समझते हैं। बेसिक चीज़ें समझाऊंगा आपको, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, इतना समझ लेंगे कि इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आए तो 10 में से 9 नंबर तो हमारा आराम से आ जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग समझते हैं टर्म्स के हिसाब से क्वेश्चन आता है कि ये पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ है बताइए ये बायनोमियल है, हमारा मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्रायनोमियल है। अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है कि कितने वहाँ पर संख्या है, नंबर कितने हैं। जैसे कि मैंने भी आपको जो यहाँ पर लिख के दिखाया था, यहाँ पर मैंने लिखा था केवल 3x, इसको बोलते हैं एक टर्म। ये कितना है? ये हमारा एक टर्म है ना, ओनली वन टर्म है ये। यहाँ पर 2x प्लस में 2 है तो यहाँ पर ये हमारे 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 3 है तो ये हमारे यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स हो गए। तो जब इस तरीके से अलग अलग टर्म्स होते हैं ना तो टर्म्स के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है। अगर एक टर्म है तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि हमारे एग्जांपल समझाया 3x जो है वो एक मोनोमियल है। अब मैं है ना पहले हम लोग एक एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। बायनोमियल के एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि 2x प्लस में 2। ट्रायनोमियल के एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे पास 2x प्लस में हमारे पास 2x² प्लस में 2x और प्लस में हमारे पास 3। ये हमने एक ट्रायनोमियल की एग्जांपल ले लिया, तीनों अलग टर्म है। अब एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए कि 3x प्लस में 2x ये हमारा मोनोमियल होगा या बायनोमियल होगा। ये अपने क्लास 8 में पढ़ रखा है और ये बार फिर से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन 1 लाख नंबर में पूछ देता है। तो 3x प्लस 2x देखने से तो लग रहा है कि ये हमारा बायनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म है, लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2x दोनों आपस में ऐड हो रहा है, 3 और 2 हो जाता है हमारा 5x, यानी कि ये हमारा बायनोमियल नहीं है, ये हमारा मोनोमियल ही है। तो आप लोग को देखने के बाद थोड़ा सा उसको समझना भी है ना, सॉल्व करके देखना कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों सॉल्व हो रहा है और एक टर्म बन जा रहा है तो वो फिर मोनोमियल कहलाएगा, बायनोमियल नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, बायनोमियल क्या होता है भैया? तो बायनोमियल में 2 अलग अलग टर्म होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4x² प्लस में 2x² प्लस में 3x। अब यहाँ पर आपको टोटल 3 टर्म दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में 3 टर्म नहीं है। x² और x² को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो 4 और 2 मिलकर के हमारा 6x² हो जाएगा और प्लस में 3x हो गया। तो एक्चुअल में ये जो 2 टर्म है हमारे पास, इसलिए हमारा बायनोमियल कहलाएगा। दिख भले 3 टर्म रहा है लेकिन सॉल्व करने के बाद 2 टर्म आ गया, यानी कि फिर वो बायनोमियल होगा। और ट्रायनोमियल में जैसे मैंने आपको बता दिया कि 3 अलग अलग हमारे पास टोटल टर्म होने चाहिए। बीच में प्लस या माइनस की साइन लगती है ना तो वो टर्म्स को अलग करती है। अगर मल्टीप्लाई की साइन लग जाए तो वो टर्म्स को मिला देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है 2x मल्टीप्लाई में 3
और 2x प्लस में 3। तो देखो जब मल्टीप्लाई रहता है तब हमारे पास चाहे x रहे, चाहे y रहे, चाहे z रहे, हम लोग उसको चिपका ही देते हैं। जैसे फेविक्विक से कुछ ना कुछ चिपक ही जाता है, कुछ नहीं चिपकेगा तो अपना उंगली चिपक ही जाता है, वैसे यहाँ पर है 2x का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा 6x बन जाएगा। लेकिन प्लस नहीं कर सकते, प्लस हम लोग x वाले में x वाले को ही कर सकते हैं, नंबर में नंबर को ही कर सकते हैं, या x स्क्वायर वाला है तो उसमें x स्क्वायर वाले को ही कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल 2 टर्म कहलाएंगे। तो बीच में जब प्लस या माइनस रहता है तो वो टर्म को अलग अलग कर देता है, और जब मल्टीप्लाई की साइन रहती है तो टर्म्स को वो मिला देता है। तो अगर 2x मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है तो उसका मतलब कि वो 6x हो गया, और अगर ये 6x हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा मोनोमियल होगा। इस तरीके से आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझना है। इतना ही हो आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय टर्म्स अगर हम लोग देखें तो पॉलिनोमियल के लिए कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। दूसरा एक और चीज़ होता है डिग्री। डिग्री मतलब क्या डिग्री, सेल्सियस डिग्री, गर्मी वाला डिग्री जो बहुत ज़्यादा भी बढ़ गया है वो वाला डिग्री नहीं, यहाँ पर पॉलिनोमियल वाला डिग्री। 3 टाइप के होते हैं डिग्री के हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, अगर डिग्री हमारा हाईएस्ट 1 है, डिग्री क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ 7x स्क्वायर, है ना, या फिर 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया है, इसमें आप लोग देखोगे कि हाईएस्ट पावर, यानी कि जो पावर तो समझते हो ना, क्लास 8 में पढ़े हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। पावर का मतलब होता है जो ऊपर में लिखा जाता है, जैसे कि 3 के पावर में 2 लिखे हमने, 5 के पावर में 6 लिखा, तो ये जो ऊपर में रहता है इसको पावर कहा जाता है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसको ही डिग्री कहते हैं। डिग्री का मतलब डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन सभी में हाईएस्ट पावर कितना है, सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो सबसे ज़्यादा पावर इस 2, ये जो x का है इसका है, x का स्क्वायर है, और हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। और जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जब हाईएस्ट पावर 1 रहता, जैसे कि मान लो 7x प्लस में 3 रहता, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसके पास भी 1 है पावर में और इसके पास भी 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 रहता है तो उसको लीनियर कहते हैं। जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल था 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 3, ये हमारा क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल है। और क्यूबिक कब हो जाता है, आप ही अब नाम से ही समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो क्यूबिक वाले में कितना होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, 3 होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 4x का क्यूब प्लस में 2x का स्क्वायर, है ना, प्लस में हमारे पास 3x और प्लस में हमारे पास 4। इस टाइप से अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, डिग्री वगैरह के हिसाब से आ गया कि डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कहते हैं। और वहाँ पर जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया टर्म्स के हिसाब से, तो टर्म्स के हिसाब से मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में अपने रख लेना, ठीक है ना। नोट्स वगैरह अगर बनाते हो तो इन चीज़ों को आप लिख लेना। बाकी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसका नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में इसका PDF बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं जीरो या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो कितना होता है। जीरो क्या होता है, जीरो या रूट जो होता है ना, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। अब ये होता क्या है वो समझो। जैसे कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है 2 माइनस में x, एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लेते हैं, 2 माइनस में x दिया हुआ है। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो x की वैल्यू होगी, अगर x का कोई ऐसा वैल्यू हम निकाल दें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल का आंसर ही जीरो हो जाए, यानी वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसको ही इस पॉलिनोमियल का रूट या फिर जीरो कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस नाम अलग अलग रख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं x के बदले में क्या लिखूँ कि इसका आंसर जीरो हो जाए, तो x के बदले में मैं 2 लिखूंगा। तो x के बदले में 2 लिखूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो रूट है या कह लो जो जीरो है वो कितना है, वो 2 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरा ये रहता 2 माइनस में ना रह करके 2 प्लस में x रहता, तो अब x के बदले में मैं क्या लिखूं, तो अब मैं x के बदले में -2 लिखूंगा। तो 2 प्लस में -2, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में जो रूट निकल करके आ रहा है इस वाले पॉलिनोमियल का, वो कितना आ रहा है हमारे पास, वो -2 आ रहा है। तो x का कुछ ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने के बाद हमारा आंसर जो हो उस पॉलिनोमियल का वो जीरो हो जाए, उसको ही उसका रूट या फिर जीरो कहते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब हमारे पास ना लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसका केवल एक ही आंसर होता है। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर पावर हाईएस्ट हमारा 1 है तो उसका एक ही रूट निकलेगा, एक ही जीरो निकलेगा।
अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके 2 रूट्स निकलेंगे। आपको याद आ रहा होगा इस टाइप से इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते थे क्लास 8 में, तो हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते थे और उसके बाद हमारा 2 आंसर निकलता था, x इक्वल टू इतना और x इक्वल टू इतना, एक प्लस में होता था दूसरा माइनस में होता था या फिर दोनों प्लस में होते थे। तो हम मेरे कहने का मतलब है कि जब हाईएस्ट पावर 2 रहता है ना तो उसके 2 आंसर निकलते हैं, यानी कि 2 रूट्स निकलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो एक ही रूट निकलेगा, हाईएस्ट पावर 3 है तो वहाँ पर 3 रूट्स निकलेंगे, नंबर ऑफ रूट जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो जितने पावर बढ़ते जाते हैं, हाईएस्ट पावर जितना ही बढ़ते जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रूट भी वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एकदम बेसिक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास। जैसे कि एक हमने क्वेश्चन लिया आपके बुक से 2x² + 7x + 3। अगर अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया, इसका मतलब है कि आप लोग अब फैक्टराइज करना चीज़ों को सीख रहे हो। ये चैप्टर का जो निचोड़ है ना वो मेन है फैक्टराइज करना। जब आप आर्य सेगरवाल की बुक पकड़ोगे, है ना, एनसीईआरटी बुक पकड़ोगे, मिलाकर के जब दोनों को पढ़ोगे आप लोग, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलाकर पढ़ो क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको दे दिया गया, ऊपर ऊपर से समझ लो, बाकी डिटेल आप लोग वहाँ पर नहीं समझ सकते। अगर डिटेल समझना है तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और वो आपको आर्य सेगरवाल की बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फिर भी क्वेश्चन ले लिया है आपकी बुक से। अब हमको बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज का मतलब वही होता है कि इसके हम लोग को रूट्स निकालने, जीरो निकालने हैं। कैसे निकलेगा? तो इसको फैक्टराइज करने का सबसे सिंपल तरीका है कि बीच वाले टर्म को क्या करो, स्प्लिट कर दो। जो 7x है ना, इसको आप 2 टर्म में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करते हैं क्लास 8 में मैंने आपको पढ़ाया है, फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि 7x को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे स्प्लिट करो, अलग अलग करो कि प्लस माइनस करने पर तो 7 ही आना चाहिए, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो ये वाला टर्म और यहाँ पर जो टर्म है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो 3 और 2 का अगर पर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसको 7 को भी अपने को मल्टीप्लाई करके 6 बनाना है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, अगर आप लोग नहीं पढ़े होगे ना मन लगा करके क्लास 6 7 में और 8 में खास करके, तो आपको ये चीज़ मेरी बातें समझ में भी नहीं आ रही होंगी। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस में 6x प्लस में 1x। 1 वैसे नहीं लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, और प्लस में जो लास्ट में 3 है उसको उतार दो। तो अब 6x और 1x को अगर अपन प्लस करेंगे तो 7x तो आ जाएगा। तो 7 को हम लोग 6 + 1 तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ 6 1 जा कितना होता है, 6 1 जा 6 होता है। और हमने ये देखा था कि इसका और इसका प्रोडक्ट भी हमारा 6 आ रहा था। तो वही करना ही रहता है कि बीच वाले टर्म को कुछ ऐसे स्प्लिट करो कि वो जितना है उतना उसका वैल्यू तो रहे ही, उसका वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन जो नंबर्स आप लिख रहे हो उसका जब मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों के शुरू के और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसको स्प्लिट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालनी चीज़ों को। जैसे देखो यहाँ पर इन दोनों का पेयर बना लो, यानी ग्रुप बना लो, और इन दोनों का ग्रुप बना लो। इन दोनों के ग्रुप में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी 2 मिल जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो दोनों में से हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर से एक x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारा 3 बच जाएगा, क्योंकि 2x का x से मल्टीप्लाई होता है तो 2x² आता है, 2x का 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 जा 6x हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो जब कभी कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो वहाँ भी 1 कॉमन मिल जाता है, यानी इसको भी हम लोग 1 के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी दोनों में से अगर 1 को बाहर निकाल दूँ मैं तो यहाँ भी मेरा x आ जाएगा, 1 के x से मल्टीप्लाई होकर के 1x आ जाता है, और यहाँ पर मैं 3 को लिख सकता हूँ, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 आ सकता है। तो इसको निकालने से फ़ायदा क्या हुआ, आप देखोगे यहाँ पर भी x + 3 आ गया, यहाँ भी x + 3 आ गया। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो इक्वल टू 0 मान करके सॉल्व करते हैं कि हम लोग क्या करें, जो फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ऐसे वाला एरो का साइन लगाएंगे, इस तरीके से एरो का साइन लगाएंगे और इक्वल टू 0 मान करके सॉल्व किया जाता है, ताकि हम लोग जब 0 मान करके सॉल्व करते हैं तभी तो उसका आंसर 0 निकाल करके आएगा ना, तभी फैक्टराइज होगा वो। जैसे अभी आपको समझाऊंगा कैसे होता है वहाँ पर। तो यहाँ x + 3 और यहाँ भी x + 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा x + 3 कॉमन इन दोनों टर्म्स में से। इस वाले टर्म में हमारा 2x बच गया तो इस 2x को उतार दो, और इन दोनों में से मैंने x + 3 को बाहर ले लिया तो 1 बच गया, तो +1 को उतार दो, इक्वल को साइड में 0 हो गया। अब आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि अगर x + 3 = 0 है तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इधर जाकर के -3 बना लेगा, और उसी तरीके से अगर हमारा 2x + में 1 = 0 है, यानी कि यहाँ से अगर ये इक्वल है 0 के, तो हमारे यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x = हो जाएगा, पहले 1 इधर जाकर के -1 और 2 इधर आकर के डिवाइड में, यानी कि -1/2। तो x के आपके 2 0 निकलेंगे, यानी कि 2 रूट्स निकलेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 आंसर निकलते हैं। तो देखा आपने x का 2 वैल्यू निकल गया, एक -3 और एक हमारे पास -1/2 निकल गया। आप लोग उसको यहाँ पर
पुट करके भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना रहता है। तो एक चीज़ तो ये आपने सीखा। एक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पावर में 3 आ जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे लोग कई बार फंस जाते हैं। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर इसको आपको समझाता हूँ एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स होकर समझना। ये भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से बना लिया, यानी कि थोड़ा सा आपको डिवाइड करना आना चाहिए, किस तरीके से पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। अगर आपने डिवाइड कर लिया ना तो ये क्वेश्चन भी आपसे आराम से बन जाएगा। एक सेकंड में तुरंत पानी पी लेता हूँ। तो चलिए, अब हमने पानी पी लिया, अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। जल्दी समझते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 है, अगर हाईएस्ट पावर 2 रहता तो हम लोग तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके बना लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा हाईएस्ट पावर 3 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग हाईएस्ट पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो समझो। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो लास्ट में हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है जो 2 है, इसके कौन कौन से फैक्टर है। तो 2 का फैक्टर या तो 1 होता है या तो 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग यहाँ पर 1 और 2 को अप्लाई करेंगे। इसको ट्रायल और एरर मेथड कहा जाता है। ऐसे देखो, यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो एक 1 होता है, सॉरी बहुत गंदी राइटिंग है, ये हो गया 1, अब अच्छी दिख रही है, और ये हो गया 2। अब हम लोग पहले 1 को अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर x के बदले में लेट यहाँ पर x इक्वल टू 1, x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास सॉरी, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, x के बदले में 1 लिखना है ना, तो मल्टीप्लाई में हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में x है तो -1 हो गया, और प्लस में 2 हो गया। इसको सॉल्व करो। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो एक फैक्टर होगा, x का जो एक वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। मैं भी आपको समझाऊंगा, आराम से इत्मीनान समझो। पहले आप लोग सॉल्व करके देखो कि 1 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ पर हमने 1 रखा वहाँ पर 2 रखेंगे। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर -1 और +2, ये हो गया। तो देखो, ये +1 -1 कैंसिल कर दो, ये -2 और ये +2 कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास +1 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 है, अगर x इक्वल टू 1 है तो हम लोग को अगर इसका फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 को इधर लाना पड़ेगा। तो x -1 हो जाएगा, ये 1 इधर प्लस में था, इधर आकर के -1 हो गया। तो x -1 इक्वल टू 0 जो होगा ये फैक्टर कहलाएगा। इसका फैक्टर का मतलब होता है कि अगर हम लोग इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमारा एक आंसर जो है ना वो हमारा 0 निकल करके आ जाएगा। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि जो पूरा पूरा डिवाइड दे सके और लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए। जैसे कि 12 का अगर एक फैक्टर देखें तो एक फैक्टर 2 होता है, और इसको हम लोग फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब 12 को 2 से डिवाइड दिया जाता है ना तो ये मुझे पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा और आंसर 0 आ गया, इसका मतलब यही हुआ कि अगर 1 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर आके -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि x -1 इक्वल टू 0 जो है वो एक फैक्टर है इस टर्म का। इस टर्म का एक फैक्टर है, कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने 12 आपको लिख के दिखाया था ना, 12 का हम लोग जानते हैं एक फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो एक 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है। ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, यानी कि 12 के टेबल में ये सब भी आते हैं, है ना। सॉरी, मतलब कि इन सब नंबर के टेबल में 12 आता है। या फिर फैक्टर का मतलब सीधी लैंग्वेज में अगर ये समझो कि ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे उसको फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा x -1 जो है ना इस वाले टर्म को पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है, क्योंकि x का वैल्यू 1 आया था। तो इसको इधर करेंगे तो -1 हो जाता है, ठीक है। अगर अब ये हमारा एक फैक्टर है, अगर देखो मान लो हमारे पास 12 का एक फैक्टर 2 दे दिया है और पूछे कि बाकी कौन कौन से फैक्टर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 6, तो दूसरा फैक्टर हमको 6 पता चल जाएगा। सेम टू सेम काम हम लोग वही करेंगे यहाँ पर भी कि इसको हम लोग डिवाइड देंगे इससे, तो हमको एक और फैक्टर मिलेगा बड़ा सा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये इतना आप लोग कर लोगे, पहले एक फैक्टर निकाल लिए, अब आप लोग इसको डिवाइड दोगे। डिवाइड करना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा आगे चल करके। यहाँ पर x -1 से अपने को डिवाइड देना है x का क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 2 को। तो जब हम लोग डिवाइड देंगे तो कैसे डिवाइड देते हैं, इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारा टर्म है ना,
इसका हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये वाला टर्म आ जाए, बस शुरू वाले को आपको लेकर के आना है, बाकी ऑटोमेटिक आते चला जाता है। तो x में अगर मैं x का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x का क्यूब आ जाएगा। लेकिन रूल ये है कि अगर आपने इसका इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये जो 1 है ना, इसका भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -x² आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मैथ में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड इन टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमारा ये माइनस में और ये प्लस में है, तो 2 में से देखो माइनस और प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा 1x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर बड़े नंबर में माइनस साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी। उसके बाद एक टर्म को आप लोग उतार दो, यानी -x को यहाँ पर उतार दो। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि इसमें मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ कि -x² आ जाए। तो हम लोग जानते हैं x में x का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक x लिखता हूँ तो x और x मिलकर के x² आ जाएगा, लेकिन लाना तो माइनस में है तो हम लोग यहाँ पर -x लिखेंगे ताकि x का -x से मल्टीप्लाई हो तो हमारा -x² आ जाए। उसके बाद फिर -x का -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x बन जाए हमारा x हो जाएगा। फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो अब ये x² माइनस वाला, ये x² प्लस वाला आपस में कैंसिल कर दो, ये -x और ये -x, ये हमारा माइनस का 2x बना लेंगे। लास्ट में जो 2 है उसको एज इट इज़ उतार दीजिए। अब यहाँ पर से हमारे पास -2x + 2 आ गया। फिर से दिमाग लगाओ कि जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक अपने को दिमाग यही लगाना है कि इसका कितने से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, शुरू वाला आ जाए। तो x में मैं कितना का मल्टीप्लाई करूँ कि -2x आ जाए, तो x में मैं -2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -2x आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो -2, तो जब इसका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा, लेकिन -2 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा माइनस माइनस +2 आ जाएगा। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, -2x + 2x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बबुआ क्या हुआ आपको पता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा फैक्टर था, बड़ा सा जो हमारा फैक्टर था x का क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2, ये जो होगा ये इक्वल होगा x - 1 और इधर हमारे पास जो निकल करके आया है x² माइनस x और -2 के। अब बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चला कि ये जो है इसका इक्वल होगा, तो इसका भी एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बबुआ, जो भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम लोग 12 को उसके एक फैक्टर 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 × 6 = 12 होता है ना, यहाँ पर इसका खेल खत्म हो जाता है। तो अगर मुझे इसको लिखना रहे है ना, तो डिवीजन एल्गोरिथम के साथ में कैसे लिखूंगा, 12 = 2 × 6 लिखूंगा, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट करके लिखूंगा। तो वैसे यहाँ पर जो बीच में था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो मेरा 2 था ये एक फैक्टर था, तो यहाँ पर मेरा x - 1 है फैक्टर, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। आंसर मेरा 6 आया था, इस बार आंसर मेरा ये आया है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगी थी। तो बस यही सा कॉन्सेप्ट है जो आपने मैथ बचपन में पढ़ा है ना, बस वही चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई हैं। अब हमारे पास इसका जो है एक फैक्टर तो निकल करके आ गया। अब दूसरा जो हमारा टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यहाँ से अपने को इसका दूसरा फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको मिटा दूंगा ना तो नोट्स में भी मिट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं मिटा रहा हूँ। मैं एक पेज और आगे ले लेता हूँ। यहाँ पर तो ये थ्योरम वाला है, यानी कि जो मैं आपको आइडेंटिटी समझाने वाला हूँ उसको बाद में समझेंगे। ये आगे पीछे भी शायद नहीं हो पाएगा अभी ना, हाँ आगे पीछे भी नहीं हो पाएगा, सेटअप है पहले से। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं उतार लेता हूँ पहले। कॉपी पेस्ट नहीं होगा यार, कहीं से कुछ ऑप्शन नहीं दिया है क्या, जूम, स्नैप से कट हो जाएगा का हुआ, बताओ तो आप लोग। ट्राई करूँ, चलो तो ट्राई करते हैं। रिएक्ट फ्री डेस्कटॉप, नहीं मेरे को डाउट लग रहा है। अगर ये क्या हो रहा है, ये ब्लैक क्यों हो गया, नो मेरे को नहीं चाहिए स्नैप, कैंसिल, ख़त्म, हाँ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए स्नैप। स्नैप नहीं करेंगे, मैं लिख ही लेता हूँ भैया। x का क्यूब - 2x² माइनस x प्लस में 2 है ना, x का क्यूब - 2x² माइनस में x माइनस में 2, माइनस माइनस नहीं था, कहीं पर प्लस भी था। अच्छा लास्ट में बस प्लस था ना, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है। बस इसको प्लस कर देते हैं। इक्वल के उस साइड में हमारा x - 1 आया था और दूसरा वाला जो फैक्टर है वो x² माइनस x माइनस 2 आया हुआ है, जहाँ तक मेरे को याद है। सही याद है क्या, हाँ x² माइनस x माइनस 2 आया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक फैक्टर निकल गया है, अब इस वाले को सॉल्व करके आपको दूसरा फैक्टर निकालना है। बाकी को सेम टू सेम ऐसे ही रहने दोगे, केवल इसको सॉल्व करो। तो देखो बीच में यहाँ पर हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर तो 1 ही है, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 × 1 = 2 होता है। तो यानी इसको हम लोग को 2 बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये हो जाएगा x² माइनस में 2x और प्लस में x, या फिर हम लोग पहले एक सेकेंड,
या फिर पहले हम लोग प्लस में x और फिर माइनस में 2x लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे में भी आ जाता आंसर, लेकिन मैं चाहता था कि 2 में से आपको 2 कॉमन लेकर के दिखा दूँ। तो यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस माइनस होकर के -1x आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, और साथ ही साथ ये जो मेरा हम लोग को 2 1 जा 2 लाना था वो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक 1 है तो 2 1 जा 2 भी आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, इक्वल टू 0 करके इस तरीके से लिख करके जैसे सॉल्व किए थे पिछले क्वेश्चन में। तो इन दोनों में हमारा कॉमन x मिल रहा है, यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इन दोनों में आपको कॉमन -2 दिखेगा, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि -2 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो हमारा -2 आएगा ना, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास x + 1 एक निकल जा रहा है कॉमन, और एक मिल जा रहा है हमारा x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि हमारा जो दो और फैक्टर है वो x + 1 और x - 2 है, यानी कि इसको जब हम लोग फैक्टराइज किए x का क्यूब माइनस में 2x² माइनस में x प्लस में 2 को, तो एक फैक्टर तो हमारा मिला शुरू में x - 1, दूसरा फैक्टर जो है हमारा वो x + 1 है, और तीसरा जो फैक्टर है वो x - 2 है। और फैक्टर का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसमें से आप किसी भी टर्म को उठा करके इसको डिवाइड दोगे ना, तो आपका लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है। इसका आपको मैं मेथड फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको पावर में जो 3 है, ये जो पावर में 3 है उसको पावर में 2 में कन्वर्ट करना है। पावर में 2 कन्वर्ट करने के लिए आप लोग जो लास्ट में नंबर है इसको देखोगे और दिमाग लगाओगे कि इसका जो फैक्टर है, इसके जो 2 जैसे 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो 1 और 2 होते हैं। तो फिर आप लोग ट्रायल और एरर मेथड यूज करोगे कि 1 को पहले अप्लाई करोगे, ज़्यादातर का ना एक ही बार में आ जाता है आंसर, बहुत कम चांस होता है जब हम लोग को दूसरे बार ट्राई करना पड़ता है। तो जब आप लोग 1 यहाँ पर पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर आंसर 0 आ गया तो समझ जाना कि x का वैल्यू 1 है, और x का वैल्यू अगर 1 है तो उस 1 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा -1, यानी x - 1 जो होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर अगर x - 1 है तो दूसरा वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डिवाइड देना पड़ेगा। ये डिवाइड भी आपको सीखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको सिखाया हूँ यहाँ पर, और आगे भी कोशिश करूँगा कि इसी टाइप से मैं और वीडियोस बनाऊँ जिसमें आपको केवल और केवल डिवाइड करना सिखाऊँ। 2-3 क्वेश्चन में बस डिवाइड करेंगे, बनाऊंगा, चिंता मत करो, वैसे भी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो आया हुआ है ये दूसरा फैक्टर है, लेकिन ये भी हमारा अभी क्या है, बड़ा सा है, इसमें भी अभी स्क्वायर है, इसको और छोटा बनाना है। तो फिर आपको इस तरीके से स्प्लिट वाला यूज़ करना है मेथड, जो हम लोग क्लास 8 में सीख करके आए हैं, और स्प्लिट करोगे तो x + 1 और x - 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसके 3 फैक्टर क्या कौन से हो जाएंगे, x - 1, x + 1 और x - 2। इस तरीके से हमारी ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी दिए हुए हैं, RS अग्रवाल या NCERT, जहाँ से भी आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। लास्ट में आपको ये वाला स्लाइड दिखाना चाह रहा था कि इस बार आप कुछ नए फॉर्मूलाज भी यूज़ करोगे, जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है NCERT के बुक में, या फिर कल RS अग्रवाल में हमारा कोई भी एक्सरसाइज होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा एक्सरसाइज में RS अग्रवाल में, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। तो यहाँ पर आपको नए फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने क्लास 8 में a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद किया हुआ था। a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² प्लस में 2ab, है ना। कई बार बच्चे इसको 2ab को पहले लिखते हैं, b² को बाद में लिखते हैं, वो भी चलेगा, बस सही लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपने क्लास 8 में याद रखा है। अब क्लास 9 में आपको कुछ नए फॉर्मूलाज, जैसे x + y + z, अगर तीनों का होल यानी तीनों का पूरा क्यूब है, तो उस कंडीशन में x² y² + z² प्लस 2xy + 2yz और प्लस 2zx, ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक पतली सी कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में आप लोग अपने हिसाब से सारे फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। जब आप सारे फॉर्मूलाज को लिख लोगे ना, तो उसके बाद जब आपको रिवीजन करना रहेगा तो केवल अपने से पेज पलटोगे और खुद से लिखा हुआ फॉर्मूला ना जल्दी याद हो जाता है, जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो अपने कॉपी में फॉर्मूला जरूर लिखना, बुक के चक्कर में मत रहना, यानी कि बुक में पेज पलटते रह गए तो खेल खत्म हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला आपका यूज करना है। एक्सरसाइज में जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा x + y का अगर क्यूब है, जैसे a + b का स्क्वायर था, वैसे यहाँ पर मान लो a + b का क्यूब हमको दिया हुआ है, तब उस कंडीशन में x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy और x + y होता है। इसका भी मैं क्लास 10 में वीडियोस बना रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूला का, एकदम दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना ये फॉर्मूला। अगर सेम टू सेम अगर प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ पर आपने प्लस लगाया वहाँ पर माइनस लगा देना, दोनों एकदम सेम फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास अगर x का क्यूब है, y का क्यूब है और z का क्यूब माइनस 3xyz है, इसका भी यूज़ होता है आपके क्लास 9 में, इसका बहुत यूज़ होगा भी। तो उस कंडीशन में x + y + z हो जाएगा, x² + y² + z² -xy - yz - zx हो
जाएगा। तो अभी बस मैं बोल रहा हूँ ना, तो इससे फॉर्मूला आपको याद नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, तभी जाकर के फॉर्मूला याद होगा। और साथ में जैसे कि मैं बताया पतली सी कॉपी बना करके आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेशन आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आगे के जो चैप्टर्स है उनको भी आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी हमारे एप्लीकेशन और फ्री वाले कोर्स के बारे में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।